साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। डाइजेस्टिव सिस्टम का एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसको अभी पूरा कर लेते हैं अपन। देखिए, आपने अब तक ये पढ़ा कि ह्यूमन के अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल होती है, कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं। एलिमेंट्री कैनाल से भोजन मूवमेंट करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्लस खुद एलिमेंट्री कैनाल भोजन को डाइजेस्ट करती है। एलिमेंट्री कैनाल में कहीं ना कहीं भोजन क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, वो फिर बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है, उससे एनर्जी मिलती है, मतलब एसिमिलेशन होता है, और अंतोगत्वा जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से इजेक्ट हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि भोजन आखिर में करना क्यों है, डाइजेशन की प्रक्रिया की जरूरत कहां है। तो आपने जहां पर यह देखा कि एब्जॉर्ब तक तो एक प्रक्रिया थी, लेकिन एब्जॉर्प्शन के बाद में यह देखा आपने कि भोजन है जो रस बन गया उसका, वो पर्टिकुलर सेल में जाते हैं ब्लड के थ्रू और वहां से अपने को एनर्जी मिलती है। इसका मतलब भोजन में ऐसे कोई ना कोई कंटेंट है जिनसे अपने को एनर्जी मिलती है, और उन कंटेंट को अपन ऐसा कह सकते हैं कि भोजन में क्या है, भोजन में है न्यूट्रिएंट। मतलब अपन न्यूट्रिशन मिले इसके लिए भोजन करते हैं, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो अपनी बॉडी है वो किसी भी तरह से किसी भी फंक्शन को करने में अनेबल हो जाएगी, काम कर नहीं पाएगी। तो क्या चाहिए अपने को? अपने को चाहिए न्यूट्रिएंट, अपने को चाहिए पोषक तत्व। अभी जो न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट अब किससे मिलेंगे अपने को? क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है तो फूड से मिलेंगे। और फूड का मीनिंग क्या हुआ? छोटी छोटी बातें बची है, बस आप उनको फटाफट नोट कर लेना। फूड का मतलब है कार्बोहाइड्रेट, फूड का मतलब है लिपिड, फूड का मतलब है प्रोटीन, फूड का मतलब है वाटर, फूड का मतलब है मिनरल्स, और फूड का मतलब है विटामिन्स। ये मुख्यतः 6 चीजें मिलकर भोजन का निर्माण करती हैं। ये 6 चीजें आप भोजन में लेते हो, फूड में लेते हो, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, वापस बड़ी चीजें बनती हैं, बॉडी को एनर्जी मिलती है। क्लियर कट है? अब ये चीजें हैं जिनको अपन बांट सकते हैं। अब ये जो 6 चीजें हैं, उन 6 चीजों में जो 3 चीजें हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन, ये बड़े पोषक तत्व हैं। तो इनको अपन बोल सकते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। सॉरी, क्या बोलेंगे इनको? मैक्रोन्यूट्रिएंट। और वाटर, मिनरल्स और विटामिन है, ये हो गए आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट। ठीक है, एक तो ये प्रकार हो गया इनका, भोजन को या न्यूट्रिएंट को आपको डिवाइड करने का एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो हो गया, उसके अकॉर्डिंग अपन ऐसा कह सकते हैं कि अगर ये जो न्यूट्रिएंट है ना, ये बॉडी में काम क्या करते हैं, उसके आधार पर इनके 3 प्रकार हैं। पहला है ऊर्जा उत्पादक एनर्जी यील्डिंग, एक नंबर हो गया। दूसरे नंबर इनको अपन बोल सकते हैं क्या, आपके शरीर निर्माण बॉडी बिल्डिंग। और तीसरे नंबर पर बोल सकते हैं सुरक्षात्मक व नियामक। इंग्लिश में लिखो तो एनर्जी यील्डिंग लिख लेना, इसका मतलब बॉडी बिल्डिंग, और इसका मतलब प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटिव। अपनी बॉडी को सुरक्षा देना और बहुत सारी क्रियाओं को रेगुलेशन में लाना। क्लियर है? अब देखो, ऊर्जा उत्पादक, सबसे पहले जो एनर्जी है, आपने जैसे ही भोजन लिया आपको एनर्जी का जो मेन सोर्स है ना, वो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड है। और इनमें से भी 80% एनर्जी अपने को केवल कार्बोहाइड्रेट से मिल जाती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को बचाने वाला एनर्जी कंटेंट भी कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आपके फूड में तो लिपिड का बचाव करेगा वो। इन दोनों से पार पड़ जाए तो ठीक है, बाय द वे इनसे भी नहीं मिले
तो फिर आखिर में प्रोटीन काम आएगा। मतलब आप जो भोजन में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट तो सारी चीजें साथ चलती हैं, पर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी अपने को सबसे पहले इससे मिलती है। इससे पर्याप्त हो गई, ठीक है, नहीं पार पड़ती है लिपिड दे देगा, लिपिड से नहीं पार पड़ती है फिर प्रोटीन का नंबर आएगा। ऐसे आपने फास्ट वगैरह कर लिया, तो आपका फास्ट अगर हो गया तो अब क्या करेगी बॉडी को, रिक्वायरमेंट है फूड की, तो सबसे पहले जो जो अंदर जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा है ना, उसका यूज होगा। फिर कीटोन बॉडीज के रूप में जो लिपिड स्टोर कर रखा है उसका यूज होगा। ये दोनों खर्च हो जाएंगे, उसके बाद किसका नंबर आएगा, प्रोटीन का नंबर आएगा। ये वाली प्रक्रिया है जो चलती रहती है बॉडी को बिल्ड करने में, है ना। अपने का बॉडी बिल्डर कौन है पता ही आपको, प्रोटीन। और फिर मिनरल्स वगैरह हैं, विटामिन्स वगैरह हैं, वो किस श्रेणी में आते हैं, ये रेगुलेशन एंड आपके प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। ये एक सिंपल सा तरीका है जिसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट को डिवाइड कर सकते हैं। अब ओवरऑल क्या होता है, जितने भी एनिमल हैं वो फूड इसलिए करते हैं क्योंकि उनको क्या लेना है, उनको न्यूट्रिशन चाहिए, उनको पोषण चाहिए। उनके पोषण के बिना उनकी बॉडी है वो काम ही नहीं कर पाएगी, ना तो एनर्जी मिलेगी, ना बॉडी बिल्ड होगी, और ना ही फिर क्या होगा कि आपके प्रोटेक्शन हो पाएगा। तो न्यूट्रिशन उनको लेना है। अब न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग ठीक है, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट प्राप्त करने हैं, उनके आधार पर जो एनिमल्स है ना, इनके आधार पर, न्यूट्रिएंट्स के आधार पर जो एनिमल्स के प्रकार के बात करें तो एनिमल्स 4 प्रकार के होते हैं। पहले एनिमल्स जिनको बोलते हैं होलोजोइक, प्राणी समभोजी, मतलब इनके द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, भोजन को इंजेक्ट किया जाता है ना। इंजेक्शन अपन पढ़ा था ना, अंतर्ग्रहण किया जाता है, फिर उसका पाचन किया जाता है। अब वो इंजेक्शन आपके तरल रूप में भी हो सकता है और सॉलिड रूप में भी हो सकता है। इसके आधार पर फिर 3 प्राणी हो गए, कौन से, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। एमएससी किए हुए बच्चे हो, इनके बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। होलोजोइक एनिमल। दूसरे नंबर पर चलो जी, दूसरे नंबर पर है आपका सेप्रोफाइटिक, है ना, मृतोपजीवी, जो अपना भोजन कहां से प्राप्त करते हैं, मृत ऑर्गेनिक मैटर से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड प्राप्त करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक। एग्जाम्पल के तौर पे देखो तो जैसे आपके फंजाई है, बैक्टीरिया है, कुछ प्रोटोजोआ है, इनको क्या बोल सकते हैं, सेप्रोफाइटिक एनिमल बोलते हैं। 3 नंबर पे आओ, पैरासाइट। सबको पता है, जो दूसरे एनिमल पर जीवन यापन करते हैं, जो अपने होस्ट के ऊपर, किसी होस्ट के ऊपर क्या करते हैं, होस्ट पर जीवन यापन करते हैं। एग्जाम्पल जैसे टीनिया, जैसे एस्केरिस एटसेट्रा, ये क्या हो गए, पैरासाइट हो गए। और चौथे क्या हो सकते हैं, चौथे हो सकते हैं सिम्बायोटिक, सहजीवी। जिनमें 2 एनिमल होते हैं, दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। जैसे अपनी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत के अंदर ई कोलाई पाया जाता है ना। और एक आपने नाम सुना होगा, जैसे जो टर्माइट है, दीमक है ना, दीमक, टर्माइट की जो इंटेस्टाइन है, ये आगे भी आएगा काम, ये टॉपिक, ये पॉइंट। टर्माइट की आंत में एक पाया जाता है ट्राइको निम्फा नामक प्रोटोजोआ। अब इसको तो आंत से फूड मिल जाता है, और बदले में टर्माइट दीमक क्या करेगा, लकड़ी को खाएगा, और लकड़ी में सेलुलोज होता है, वो उसका पाचन नहीं कर पाता, तो ये क्या कर देता है, सेलुलोज को पाचन कर देता है। तो दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है, उसको बोलते हैं प्लस प्लस रिलेशन या सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक। ये न्यूट्रिएंट के आधार पर ये 4 प्रकार के एनिमल्स हो सकते हैं। अब ये जो भोजन को इंजेक्ट करते हैं, भोजन को लेते हैं, उन भोजन को लेने वाले प्राणियों में जो होगा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी,
इनके एग्जाम्पल बताने की खैर कोई जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझते ही हो। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी प्राणी कौन से हैं, बाकी थोड़ा सा इकोलॉजी में भी आ जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रक्रिया होती हैं। अब देखो, जो डाइजेशन की प्रक्रिया अपन ने पढ़ी थी, उस डाइजेशन में जहां पर डाइजेशन होता है उसके अकॉर्डिंग डाइजेशन दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक होता है आपके इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। सेलुलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब सेल के बाहर हो। तो आपने देखा कि जिनमें आहार नाल पाई जाती है ना, आहार नाल, उनमें पर्टिकुलर सेल के अंदर नहीं हो रहा, पर्टिकुलर एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है। तो आहार नाल में होने वाला पाचन कैसा है? एक्स्ट्रा सेलुलर है। और पर्टिकुलर कोशिका में होने वाला, सेल में होने वाला पाचन कैसा है? इंट्रा सेलुलर है। अभी जो एलिमेंट्री कैनाल है ना, उसके भी दो लफड़े हैं। क्या ये या तो क्या हो सकती है? पूर्ण, या फिर क्या हो सकती है? अपूर्ण हो सकती है। पूर्ण का मतलब माउथ से शुरू होती है और एनस पर खत्म होती है। मतलब भोजन लेने का अलग रास्ता है और बाहर निकालने का अलग रास्ता है। लेकिन अगर माउथ और एनस एक ही तरह का काम करते हैं, मतलब एक ही रास्ते से भोजन लिया जाता है और उसी रास्ते से बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं अपूर्ण आहार नाल। जैसे हाइड्रा है ना, लीवर फ्लूक है, इनके अंदर जिधर से भोजन लिया जाता है उधर से वापस निकाला जाता है। तो इनमें कैसी आहार नाल पाई जाती है? इनमें पाई जाती है अपूर्ण प्रकार की आहार नाल, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। और ये तो मैक्सिमम एनिमल में होती है फिर। ठीक है, तो मैक्सिमम एनिमल में कैसा होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। कुछ एनिमल में इंट्रा सेलुलर डाइजेशन हो सकता है। एग्जाम्पल जैसे मान लो बताऊं आपको, अमीबा सेल के अंदर ही हो गया, पैरामीशियम है ना, पैरामीशियम के बाद में आपके स्पंज, इनमें अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, इनमें या जो प्रोटोजोआ के एनिमल है ना, उनमें मिलेगा क्या? इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों होते हैं। एग्जाम्पल लिखूं आपको, हाइड्रा और प्लेनेरिया। ये बातें छोटी छोटी हैं पर अपने को तो क्या कि छोड़नी नहीं है ना कुछ चीज, इसलिए ये टॉपिक में अपन जो 3 किताबें लेके चलता हूं मैं आपको, आपकी 11वीं और जो आपकी सीनियर सेकेंडरी वाला मैटर करवाने के लिए 11वीं और 12वीं की NCERT, 11वीं और 12वीं की RBSE और 11वीं और 12वीं की ओल्ड RBSE। प्लस जैसे मान लो कोई टॉपिक है NCERT में दे रखा है और वो लग रहा है कि इतने से समझ में दे तो रखा नाम, लेकिन समझ में नहीं आएगा, तो उसको समझाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मैटर कहीं से और जहाँ से भी लेना पड़ता है ना, उसको लेता हूँ। क्योंकि NCERT की लाइन ऐसी होती है, कई बार एक पर्टिकुलर शब्द तो दे दिया लेकिन समझ में नहीं आता, वो उसको समझाने के लिए कहीं और से मैटर उठाना पड़ता है, तो वहां से उठाता हूँ। बाकी मेरा जो है ना कंटेंट लेने का सोर्स ये होता है। इन सब के मैटर को मैं 5-7-10 मिनट देखता हूँ और फिर आपके सामने, क्योंकि ताज़ा पढ़ा हुआ है, इससे सिलेक्शन लिया हुआ है, तो मैटर है, नोट्स वगैरह भी हैं, इनको फिर आपके सामने बोल देते हैं। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर लास्ट टॉपिक और देख लेते हैं अपन। और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट टॉपिक है वो बड़ा ही सरल है, कोई खास नहीं है इसके अंदर, जिसको क्या बोल सकते हैं? डिसऑर्डर इन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित क्या, या कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिला, अभी न्यूट्रिएंट अपन ने देख लिए हैं, तो उनसे पर्टिकुलर क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं। एक तो विटामिन के सारे डिसऑर्डर अपन ने देख लिए, तो विटामिन वाले पे कोई भी अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो, एक शब्द आता है मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन का मतलब है न्यूट्रिशन की कमी, पोषक तत्वों की कमी। ठीक है, जैसे अंडर न्यूट्रिशन, कमी भी हो सकता है, अधिकता भी हो सकता है, पता ही है आपको। अंडर न्यूट्रिशन का मतलब जितना बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए, जितनी डाइट चाहिए उतना नहीं मिल रहा, उससे होने वाले रोग को क्या बोल सकते हैं? अंडर न्यूट्रिशन,
है ना। इससे कमजोरी होना, चक्कर आना, भूख नहीं लगना, ये सब चीज़ें आती है इसके अंदर। अंडर न्यूट्रिशन, ज़्यादा ही खा लिया, ज़रूरत से ज़्यादा ही, उसको बोलते हैं ओवर न्यूट्रिशन। अति पोषण, अल्प पोषण। तीसरा हो सकता है इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, जितना प्रोटीन की आवश्यकता है उतना प्रोटीन लिया नहीं, कार्बोहाइड्रेट डबल ले लिया, तो ये इम्बैलेंस हो गया न्यूट्रिशन। या फिर पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप की डिफिशियंसी, ये अपने उसमें आपके विटामिन तो पढ़ ही लिया, और कुछ वर्ड आते हैं इसमें, जैसे देखो एक रोग है जिसको बोलते हैं क्वाशियोरकर। क्वाशियोर का मतलब क्या है? बॉडी में किसकी कमी है? प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी अगर होती है तो जो रोग होता है उसको बोलते हैं क्वाशियोरकर। ज्यादातर 1 से 3 वर्ष के बच्चों में प्रोटीन की कमी चल रही है उनमें। कोई क्वेश्चन ज्यादा इससे ज्यादा पूछता नहीं है ना। क्वाशियोरकर हो गया। दूसरा देखो, एक रोग है जिसको बोलते हैं मेरास्मस रोग। ये 1 साल से 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं ना, उनमें मिलेगा। किसकी कमी है? प्रोटीन की हो सकती है, वसा या कार्बोहाइड्रेट की कमी। लिख लेना ये। इससे होने वाले रोग को क्या बोलते हैं? मेरास्मस रोग बोलते हैं। एक आपने आया ही था, आपने विटामिन तो दे लिए अपने, विटामिन एक ही सब विटामिन आ गए। एक एनीमिया, आयरन की कमी से भी होता है। बाकी एनीमिया अपन ने विटामिन B9 और B12 वाले से भी देखा था, आपको याद होगा, उससे भी एनीमिया होता है। ये वाला हो गया। एक आपके गोइटर डिजीज है, नाम आपने सुना ही होगा, गलगंड रोग। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी कमी से आपके गलगंड रोग हो जाता है, गोइटर डिजीज हो जाती है। ठीक है। एक किताब में और दे रखा है पर्टिकुलर कि जिन देशों में ज्यादातर मक्का खाया जाता है ना, उन मक्का खाने वाले देशों में जो पर्टिकुलर मक्का खाते हैं, मक्का के अंदर एक जो प्रोटीन होता है वो होता नहीं है, अमीनोमल नहीं होता। उसका क्या नाम है? ट्रिप्टोफेन। और ट्रिप्टोफेन आवश्यक अमीनो एसिड है, इसेंशियल अमीनोमल है, अपन देखा था। ये नहीं मिलेगा तो इससे संबंधित प्रोटीन नहीं बन पाएंगे, तो शरीर में प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाता और प्रोटीन की कमी हो जाती है। ये सब हो सकता है। तो ये कुछ ज़्यादा नहीं दे रखे, इतनी सारी डिजीज दे रखी हैं आपके सिलेबस के अंदर, बाकी तो कुछ है नहीं, बाकी अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही एक डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया ना, क्योंकि आपके एनिमल फिजियोलॉजी थोड़ा टफ पड़ेगा, यूजी लेवल पर जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी है, और आपके जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल के ऊपर तो ये वाला थोड़ा टफ पड़ता है। तो टफ को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? एक टॉपिक होते ही पूरा टेस्ट ले सकते हैं। टेस्ट क्या मतलब? क्वेश्चन सोल्व कराऊं थोड़ा। तो टेस्ट तो अपन लेंगे जब अपन पूरा करेंगे। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को ढंग से पढ़ लेना, और डाइजेस्टिव सिस्टम के बढ़िया बढ़िया कुछ 10 20 50 क्वेश्चन हैं, 10 20 30 क्वेश्चन है, तो बढ़िया बढ़िया आए हुए हैं अब तक डाइजेस्टिव सिस्टम पर आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको अपन अगले वीडियो में लेंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट करते हुए डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लोज कर दीजिए, और फिर मैं क्वेश्चन बोलूँ वो है ना 10 20 क्वेश्चन जो आए हुए रहेंगे, वो आपको वहीं किताब के अंदर ही कहीं ना कहीं आपके नोट्स में है ना टिक लगा लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।